हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन पहुंच जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस बिल्कुल ना हो। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन कंपोनेंट्स। इससे पहले जो दो वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था, एक में था क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस और दूसरे में साइट सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन कंपोनेंट्स। सबसे पहले मैं जो है आपको एक सब स्टेशन का एक जनरल लेआउट बताऊंगा। अगर इस जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी टोटल 12 कंपोनेंट्स यहाँ अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। ये एक ए साइड है, ये इनकमिंग साइड है, बी साइड जो है इसकी आउटगोइंग साइड है। तो सबसे पहले हम 1 पर इनकमिंग साइड से कंसिडर करते हैं। 1 जो प्राइमरी पावर लाइंस मीन्स जहाँ से जो इस सब स्टेशन पर पावर सप्लाई आ रही है। जो 2 है वो ग्राउंड वायर है। ये ग्राउंड वायर अगर आप देखेंगे तो पूरे सब स्टेशन पर ऊपर ही ऊपर कनेक्टेड है, चाहे ये इनकमिंग साइड हो या फिर आउटगोइंग साइड, पूरे सब स्टेशन पर ये कनेक्टेड रहेगा, ये ब्लू लाइन। थर्ड है ओवरहेड लाइन। ये जो ओवरहेड लाइंस भी अगर आप देखेंगे तो ये कनेक्टेड हैं, इनकमिंग साइड भी और आउटगोइंग साइड भी। देन फोर्थ है ट्रांसफार्मर फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज, यानी इसको अगर मैं कहूँ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो ये जैसे ही इनकमिंग लाइन के बाद आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को मेज़र करेगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डिस्कनेक्शन स्विच है। अगर हम चाहें तो इसके आगे वाले पूरे सर्किट को इस डिस्कनेक्शन स्विच से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है सर्किट ब्रेकर जो इमरजेंसी में ऑपरेट करेगा। देन उसके बाद है करंट मेजरमेंट के लिए करंट ट्रांसफार्मर। फिर अगर हम और आगे चलते हैं, इसके आगे जो 6th ये सर्किट ब्रेकर है, 7th करंट ट्रांसफार्मर है और जो ये 5th है डिस्कनेक्शन स्विच। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 और 2 डिस्कनेक्शन स्विच हैं और 2 करंट ट्रांसफार्मर है। 6th जो सर्किट ब्रेकर है ये 2 सर्किट ब्रेकर हैं। जो 8th है इसके बाद जो ये है लाइटनिंग अरेस्टर। और जब 9th पॉइंट पर जब पहुँचते हैं तो ये है मेन ट्रांसफार्मर और इसके बाद फिर इसका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाता है आउटगोइंग सब साइड में। 8 जो लाइटनिंग अरेस्टर, देन जो ये 6 है, 6 आपका सर्किट ब्रेकर है, 6 के बाद 7th आपका करंट ट्रांसफार्मर, देन 5 डिस्कनेक्ट स्विच, देन अगेन 7th CT, 6th CB, then 5th disconnection switch, 4th is the transformer for the मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज, यानी जो इस सबस्टेशन से वोल्टेज बाहर जा रहा है। और इसके बाद फिर ये जो आप इनको ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये है ओवरहेड लाइंस। 11 जो है ये पूरी सब स्टेशन की सिक्योरिटी फेंस है, ये 11 और यहाँ ये दोनों। 10th जो है ये इसकी कंट्रोल बिल्डिंग है जहाँ पर इसके कंट्रोल पैनल वगैरह इंस्टॉल्ड होंगे। एंड देन अगेन जो रिसीविंग एंड से इसके आउटगोइंग एंड पर जो 12th है ये होगा जो सेकेंडरी पावर लाइंस। सो एक ये जनरल लेआउट है। अब मैं इनके एक एक कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरली 2 तरीके के हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स पढ़े हुए हैं, एक है करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा है वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पीटी। इन जनरल हम इनको बोलते हैं सीटी एंड पीटी। तो करंट मेजरमेंट के पर्पज़ से हम करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और वोल्टेज मेजरमेंट के पर्पज़ से हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर या फिर पीटी यूज़ करते हैं। तो इनका जो यूज सब स्टेशन पर मेनली मेजरमेंट पर्पज़ से किया जाता है। देन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स जो हम करंट कैरी करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट को कैरी करना है तो वो कंडक्टर्स के थ्रू ही कैरी होगा।
और अगर बेस्ट कंडक्टर्स की बात करें तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम मटेरियल के जो कंडक्टर्स हैं वो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है इंसुलेटर्स। जो इंसुलेटर्स को हम सब स्टेशंस पर यूज़ करते हैं टू अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन्स, और या फिर अगर आप इसमें स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये एक इंसुलेटर का पार्ट, ये इंसुलेटर है। कई तरीके के इंसुलेटर्स हैं। आगे आने वाले टाइम में जब हम पावर सिस्टम कोर्स को और आगे बढ़ाएंगे तो हम उसमें टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स का भी डिस्कशन करेंगे। तो ये टू अवॉइड कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन और शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए इंसुलेटर्स को यूज़ करते हैं हम सब स्टेशंस पर। देन आइसोलेटर्स हैं। ये आइसोलेटर्स को हम मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच भी कहते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था तो पोल माउंटेड सब स्टेशंस पर, जहाँ पर एक हैंडल की हेल्प से हम इनको ऑपरेट करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो या तो हम क्लोज कर सकते हैं या फिर जो है ओपन कर सकते हैं। सो आइसोलेटर्स आर मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच। देन बस बार जो मेन कंपोनेंट है या फिर मेन पार्ट है जो करंट कैरिंग के पर्पज से यूज़ कर रहे हैं हर एक सब स्टेशंस पर, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल जंक्शन विच हैज़ आउटगोइंग एंड इनकमिंग करंट पाथ्स। तो बस बार से इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट पाथ फॉर्म होता है। जब किसी पर्टिकुलर बस बार में फॉल्ट अकर होती है तो उससे कनेक्टेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें करंट का फ्लो रुक जाएगा। बस बार्स के डिफरेंट लेआउट हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम जब सब स्टेशंस पर बस बार का अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से कैसे होता है उसका भी डिस्कशन करेंगे। देन लाइटनिंग अरेस्टर, इनका जो मेन पर्पस है जो सब स्टेशन को हाई वोल्टेज से अवॉइड कराना, हाई वोल्टेज से बचाना, और दूसरा जो काम है इनका लिमिट द एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो। जो करंट है उसका एम्पलीट्यूड को कम करना और उसके ड्यूरेशन को भी कम करना। तो बेसिकली लाइटनिंग अरेस्टर प्रोटेक्शन पर्पज से यूज़ किए जाते हैं, और ये जो कनेक्ट होते हैं बिटवीन इन कनेक्टेड इन लाइन विद इक्विपमेंट इन द सब स्टेशन, क्योंकि इनका मेन पर्पस है प्रोटेक्शन। और इनका जो एक और काम है, दीज आर मीन फॉर डाइवर्जन ऑफ करंट टू अर्थ। ये कब डाइवर्ट करेंगे? इफ़ देर इज एनी करंट सर्ज। तो अगेन जब करंट सर्ज आ रहा है इन एनी केस तब ये प्रोटेक्शन पर्पज से यूज होते हैं और जिससे सब स्टेशन को ये डैमेज से बचा पाए। देन जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन वाइज बात करें तो इसमें जनरली दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो ऑफ रहेंगे नॉर्मल कंडीशन में, मींस ये नॉर्मली क्लोज्ड स्विच के तरीके से काम करेगा, और अगर किसी वजह से कोई फॉल्ट अकर हो रही तब सर्किट ब्रेकर को रिले के थ्रू एक सिग्नल आएगा, तब ये दोनों जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये सर्किट ब्रेकर भी तो एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। नेक्स्ट है रिले। रिले का जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिले सेंस करते हैं फॉल्ट को और उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, और जब ये फॉल्ट को सेंस कर लिया, इन्होंने लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली, देन द रिलेज विल सेंड ए सिग्नल टू सर्किट ब्रेकर टू ओपन द सर्किट, यानी सर्किट को ओपन करेंगे बाय ओपनिंग द कॉन्टैक्ट्स। सो और दूसरा और काम रिलेज का क्या है? प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स फ्रॉम अदर डैमेजेस। एज जो अदर डैमेजेस हैं वो जैसे फायर है और रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ है, तो इन बहुत सारे अदर डैमेजेस से बचाने का काम भी रिलेज करते हैं। देन कैपेसिटर बैंक। अगर कैपेसिटर बैंक की बात करें तो कैपेसिटर बैंक की रिक्वायरमेंट होती है हमें रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के पर्पज़ से या फिर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के पर्पज़ से। तो कैपेसिटर बैंक फॉर्म करने के लिए numerous identical capacitors can be connected in series or parallel to form the required capacity। आपको कितना पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है या फिर कितनी रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आप अलग अलग कैपेसिटर्स को, मतलब एक ही कैपेसिटी के कैपेसिटर्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करके एक रिक्वायर्ड कैपेसिटी बनाते हो, सो दैट वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर पाए या फिर रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड कर पाए।
तो कैपेसिटर बैंक्स का भी इंस्टॉलेशन होना सब स्टेशंस पर रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है बैटरीज। बैटरी की जो रिक्वायरमेंट होती है सब स्टेशन पे वो होती है इमरजेंसी लाइटिंग पर्पस से, या फिर रिले सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, या फिर ऑटोमेटेड कंट्रोल सर्किटरी ऑपरेट करने के लिए। अब जो बैटरी के साइज़ की रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करती है कि कितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है या फिर कितने कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है टू ऑपरेट द डिफरेंट इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स बैटरीज के थ्रू ऑपरेट होने हैं। जनरली एसिड अल्कलाइन बैटरीज और लेड एसिड बैटरीज को यूज़ करते हैं, पर इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा लेड एसिड बैटरीज यूज़ होती हैं क्योंकि ये हाई वोल्टेज देते हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है वेव ट्रैपर। ये जो वेव ट्रैपर है इसको इनकमिंग लाइंस की साइड पर प्लेस करता है और इसका जो मेन पर्पस है दैट इज ट्रैपिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। ये जो वेव ट्रैपर है ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को ट्रैप करके और उन वेव्स को डाइवर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज द स्विच यार्ड। स्विच यार्ड वो एरिया है जहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे स्विचेज हैं, सर्किट ब्रेकर है या फिर ट्रांसफार्मर, कनेक्शन डिसकनेक्शन स्विचेज जो इंस्टॉल करें या फिर लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल किया तो उस एरिया को बोलते हैं स्विच यार्ड। देन मीटरिंग एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जब पूरे सब स्टेशन से आप कंट्रोल कर रहे हैं पावर के फ्लो को तो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स को मॉनिटर करना होगा और उनको मॉनिटर करने के लिए उन्हें मेजर करना होगा। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मीटरिंग डिवाइस और इंडिकेटिंग डिवाइसेस भी सब स्टेशंस पर प्लेस्ड होते हैं। जैसे आप वॉट मीटर यानी पावर मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए, पावर फैक्टर मेजर करने के लिए, तो अलग अलग पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए अलग अलग मीटर्स हर एक सब स्टेशंस पर इंस्टॉल्ड होते हैं। देन इक्विपमेंट फॉर कैरिंग करंट, ये इंस्टॉल होता है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जब सुपरवाइजरी कंट्रोल करना है तो या फिर टेलीमेट्री डेटा ट्रांसफ़र करना है उस पर्पस से इक्विपमेंट्स फॉर कैरिंग करंट्स इंस्टॉल होते हैं हर एक सब स्टेशन पर। देन नेक्स्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम सर्ज वोल्टेज। सर्ज वोल्टेजेस की बात करें तो मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में जब मैं EHV AC एंड DC सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहा था उसमें एक वीडियो में आप देख पाएंगे कि कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेस। तो अगर हम कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेजेस की बात करें तो एक स्विचिंग ओवर वोल्टेज या फिर लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, इन दोनों ही टाइप के ओवर वोल्टेजेस से सब स्टेशन को डैमेज हो सकता है। तो इन ओवर वोल्टेज को अवॉइड करना चाहिए और ये ओवर वोल्टेज हो किस वजह से सकते हैं, जैसे लोड रिजेक्शन हो गया या फिर कोई फॉल्ट है या फिर कोई स्विचिंग ऑपरेशन है। तो इसलिए सर्ज वोल्टेज से भी सब स्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होने चाहिए सब स्टेशन पर, सो दैट जो है जो सर्ज वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न उनसे जो सब स्टेशन पर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट इज आउटगोइंग फीडर। जब इनकमिंग लाइन से जो इलेक्ट्रिक पावर आपने रिसीव कर ली देन सब स्टेशन से आपने अगर कंट्रोल करना है तो कंट्रोल या फिर स्टेप अप या स्टेप डाउन जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग आपने उसमें चेंज करने के बाद वो जो आउटपुट है वो सब स्टेशन से जो आउटपुट है वो आउटगोइंग फीडर को दिया जाएगा। आउटगोइंग फीडर, कई सारे आउटगोइंग फीडर्स कनेक्ट हो सकते हैं एक सब स्टेशन पर और उनमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमें लोड शेडिंग करनी है कंट्रोलिंग फॉर द कंट्रोलिंग द फ्रीक्वेंसी तब हम किसी भी पर्टिकुलर फीडर को कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो कई सारे फीडर्स आउटगोइंग साइड में सब स्टेशंस में कनेक्ट होंगे, उनको हम कनेक्ट या डिसकनेक्ट करेंगे एज़ पर आर रिक्वायरमेंट। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर फीडर में फॉल्ट हो गया तो सर्किट ब्रेकर डिसकनेक्ट हो जाएगा क्योंकि रिले ने सेंस किया फॉल्ट को एंड देन सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दिया तो सिग्नल से सर्किट ब्रेकर सर्किट को डिसकनेक्ट कर देगा। देन उसके बाद
ये जो डिस्कनेक्शन है दैट मे बी मैनुअल और ऑटोमेटिक। उसके बाद एक से ज़्यादा अटेम्प्ट किए जाएंगे उस फीडर को री एनर्जाइज करने के लिए। अगर वो अटेम्प्ट्स भी फेल हो रहे हैं तो वो सर्किट उस फीडर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। देन ये चेक किया जाएगा कि फॉल्ट कहाँ पर है। तो इस पूरे वीडियो को बनाने में जो भी कंटेंट लिया गया वो इन 2 सोर्सेस से लिया गया। ये उस कंटेंट के रेफरेंस मेंशन है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगेन मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।